Assalamu alaikum. So today's topic is economy, one of the most important topics for current affairs as well as essay. ठीक है. अच्छा, ये कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है, इनको आप जो है देख लीजिएगा. ये जो है मैंने निकाली हैं फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान. सोर्स ये है इन दोनों पिक्चर्स की. ठीक है. लेट्स कम टूवर्ड्स इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान. तो सबसे पहला पॉइंट इज रियल जीडीपी ग्रोथ. अच्छा, जब भी व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक इश्यूज तो गो फॉर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान. इसको पढ़ा करें. एनर्जी क्राइसिस हो गया, आपकी गवर्नेंस के इश्यूज हो गए, या इकोनॉमी के कोई भी इश्यूज है ना, तो गो रेफर दिस. ठीक है, बहुत अच्छी सोर्स है और पूरे फैक्ट्स आपको जो हैं वो ऑथेंटिक मिलते हैं यहाँ से. ठीक है. तो लेट्स कम टूवर्ड्स रियल जीडीपी ग्रोथ. अच्छा, इस ईयर आपके फिजिकल ईयर 2025 में 2.68% जो है ग्रोथ हुई है. ठीक है. तो ये आपको शो क्या कर रहा है? ब्रॉड बेस्ड स्टेबलाइजेशन एंड रिकवरी. तो हम जो है रिकवरी फेज पर हैं. ठीक है. अच्छा, जीडीपी एंड जीएनपी, आई मस्ट टेल यू गाइस कि ये है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी. अच्छा देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि आपके कंट्री में कोई भी प्रोडक्शन हो रही है या सर्विसेज दी जा रही हैं. ठीक है. सर्विसेज जब भी मैं कहूँ तो समझ लीजिएगा, सर्विसेज का मतलब है या तो आप जो है उनको सपोर्ट कर रहे हो, या तो आप उनको कोई एक्सपर्टीज़ दे रहे हो, जैसे आपका हेल्थ सेक्टर है, जैसे आपका एजुकेशन है, जैसे आप जो है क्लिनिक्स चला रहे हो, हॉस्पिटल्स. तो ये सब क्या है, सर्विसेज में आती हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें एक्सपर्टीज़ वगैरह जहाँ आप दे रहे हो. अच्छा, ये याद रखिएगा, व्हेन इट कम्स टू जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो इसका सिंपल मकसद ये है कि आपकी कंट्री में विद इन अ कंट्री एक बाउंड्री है. फोकस याद रखिएगा, जीडीपी का होता है बाउंड्रीज पर. ठीक है, बाउंड्री. तो अगर एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रही है और कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो हम उन सब चीज़ों को किस में ऐड करते हैं? जीडीपी में. सिंपल. ठीक है. तो जो भी प्रोडक्शन हो रही है और सर्विसेज हो रही हैं विद इन अ कंट्री, ये याद रखिएगा. फॉर एग्जांपल, एक जर्मनी की कंपनी है जो कि प्रोडक्शन कर रही है पाकिस्तान के अंदर, तो ये याद रखिएगा, इसको हम इंक्लूड करेंगे जीडीपी में. ठीक है. ये क्या है? जीडीपी है, याद रखिएगा. तो ये जर्मनी की जीडीपी में ऐड नहीं होगा, ये हमारी जीडीपी में ऐड होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन जो आपका हाउस है ना, जो जहाँ पे प्लेस है, वो क्या है? वो पाकिस्तान है. सिंपल है. ठीक है. तो आप लोगों ने ये माइंड में बिठाना है. नाउ कम टूवर्ड्स जीएनपी. अच्छा, एक और चीज़, फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है कोई कंपनी है पाकिस्तान की जो दुबई में काम कर रही है और वहाँ पे जो है अर्न कर रही है, तो ये याद रखिएगा, वो अर्निंग जो है वो आपकी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि सर्विसेज एंड प्रोडक्शन जो है वो दुबई में हो रही है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने माइंड में बिठानी है. तो एक बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर कोई प्रोडक्शन हो रही है या सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, तो इसकी जीडीपी जो है उसमें इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है. अब आते हैं जीएनपी. जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. इसका सिंपल मकसद ये है कि आपके जो कंट्री है ना, उसके जो लोग हैं, वो अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं या वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सर्विसेज, तो वो सब जो है किस में आएगा? जीएनपी में. ठीक है. तो अगर मैंने एग्जांपल दी थी दुबई की कि पाकिस्तान की जो कंपनी है वो जाकर दुबई में अर्न कर रही है थ्रू सर्विसेज या कोई भी प्रोडक्शन के थ्रू, तो फिर वो पाकिस्तान की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, वो पाकिस्तान की जीएनपी में इंक्लूड होगा. ठीक है. तो अगर आई एम सेइंग जर्मनी की जो मैंने एग्जांपल दी थी, तो वो अगर हमारी कंट्री में आकर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये जर्मनी की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि जीएनपी में होगा और हमारी जीडीपी में होगा, क्योंकि जीडीपी का मतलब सिंपल ये है कि आपकी कंट्री में कोई प्रोडक्शन हुई है, फिर वो कोई भी कंट्री करे. ठीक है. और सर्विसेज प्रोवाइड हुई है. ठीक है. जीएनपी का मतलब ये है कि आपकी कंट्री में जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने की है प्रोडक्शन, उन्होंने ही सर्विसेज प्रोवाइड की हैं. फिर ये जो है ना, मैटर नहीं है कि वो कहाँ पर जाके ये चीज़ें करते हैं. सिंपल. आई थिंक ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा. हमेशा जो है स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस दिस. इसके बाद आप थोड़ा सा ये देख लें,
इन्फ्लेशन ड्रॉप हुई है 0.3%। अच्छा 17.3 थी इन 2024 में, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो जो है वो कितना हो गया 13.8%, अप फ्रॉम 13.1%। तो मतलब FY फिजिकल ईयर 2024 में था 13.1%, अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। सेविंग टू जीडीपी रेशो क्या है 14.1%, जो कि पहले था 12.6%, ठीक है। सेविंग टू जीडीपी रेशो का मतलब क्या है, आपकी जो जीडीपी है उस पर कितनी सेविंग हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ 0.56%, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख लें, सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ देख लें 2.91%। द इकोनॉमी शोज अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी आफ्टर प्रीवियस इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो आपको पता है कि 2024 में जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। हमने फिर से IMF को जो है IMF के पास गए थे, तो ये सारी चीज़ें इवन अभी भी वो प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा आगे चलते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। टैक्स रेवेन्यूज़ हैं और जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ कितने हैं, करंट हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, प्राइमरी सरप्लस कितना है। अच्छा ये याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सरप्लस जो है ना वो कितना है इस बार 3.3%, ठीक है। 3% आपका सरप्लस है, याद रखिएगा, ग्रोथ है मतलब आपकी, ठीक है। उसके बाद ये भी कुछ आप लोगों ने देख लेनी है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करंट अकाउंट सरप्लस भी है। आपके करंट अकाउंट मतलब ये होता है कि आपका जो अकाउंट है ना पाकिस्तान का, उसमें जो है कितना सरप्लस आया है, कितनी ग्रोथ आई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पहले तो हम हमेशा डेफिसिट में जाते थे ना, 2024 में भी डेफिसिट में थे, लेकिन अब जो है सरप्लस में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने माइंड में बिठानी है। नाउ कम टूवर्ड्स की प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज एंड एलीट कैप्चर। इसका सिंपल मकसद ये है कि आपके स्ट्रक्चर में ना वो इम्बैलेंसेज हैं। अब इसका ये मतलब है कि देखें, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उसमें वो जो है जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है 21%। मतलब आपकी जो जीडीपी बनती है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर से 21% बनती है, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज से 60% और जो रिमेनिंग है वो इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ये याद रखिएगा, माइंड में बिठाइएगा। लेकिन सिर्फ 21% जो है जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर, लेकिन उसमें पॉपुलेशन आपकी 50% है। मतलब एम्प्लॉयमेंट जो लोग वहां पे है ना वो 50% है, लेकिन सिर्फ जीडीपी वहां से आती है 21%। ऑन द अदर हैंड जो आपकी सर्विसेज हैं वहां से जीडीपी आती है 60%, लेकिन लोग सिर्फ हैं 25%, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है। अब एक चीज है जो कि है टैक्स। अब आपके लोग 50% हैं किसमें, एग्रीकल्चर में, जीडीपी आती है 21%, लेकिन आपका जो ये सेक्टर है ना एग्रीकल्चर सेक्टर वो सिर्फ देता है 0.03% ऑफ टैक्स। सिर्फ इतना सा टैक्स देता है, 0.03% ऑफ टैक्स, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है याद रखिएगा, इंडस्ट्री जो होती है ना, इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो होते हैं सैलरीड क्लास, ठीक है, जो मिडिल क्लास है। अब जो आपके टैक्स आता है ना वो ज़्यादातर इंडस्ट्री में से आता है, जो कि है 70%, क्योंकि आप लोग लगाते हो इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो में हम आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद वी हैव सर्विसेज से आपका आता है टैक्स 30%। तो आपके जो हैं जहाँ पे आपके लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे टैक्स बहुत कम आता है, और जहाँ पे लोग कम हैं वहाँ से टैक्स ज़्यादा है। तो ये एक्चुअली इम्बैलेंस भी है, इनइक्वालिटी भी हो रही है ये, ठीक है। ओके, देन वी हैव एलीट कैप्चर, ठीक है। एलीट कैप्चर का सिंपल मकसद ये है कि एक स्मॉल ग्रुप जो है वो आपकी इकोनॉमी पर डोमिनेंट है, जैसे आपके जो हैं बिजनेसमैन जो बड़े बड़े हैं, या फिर आपके पॉलिटिशियंस, ये सारे, ठीक है। उसके बाद वी हैव फ्लॉड फिस्कल फेडरलिज्म। इसका सिंपल मकसद है, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लॉड फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। इसको आप 3 वेज से डिफाइन कर सकते हैं। एक है आपके वीक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। दूसरा है आपका लीगल स्ट्रक्चर जो है फ्लॉड है, ठीक है। और थर्ड इज योर रेवेन्यू स्ट्रक्चर, ठीक है, रेवेन्यू स्ट्रक्चर। एक मिनट में इसको यहाँ पे करती हूँ, वेट, इसको मैं यहाँ पे करती हूँ, वेट 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 वेट, ओके। फ्लॉड फिस्कल फेडरलिज्म, इसको हम करते हैं 3 में डिवाइड। नंबर 1 वीक इंस्टीट्यूशन, ठीक है।
यहाँ पे आ जाएगा फ्लॉड रेवेन्यू स्ट्रक्चर और यहाँ पे लेजिस्लेचर या लीगल। ठीक है, अब इसको देखें। सबसे पहले वीक इंस्टीट्यूशंस में आपका आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सेकंड आ जाता है आपके पास सिक्योरिटी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इनमें ना फ्लॉज हैं बहुत ज़्यादा। आपकी इनकी जो पॉलिसीज़ है ना उनमें ही स्ट्रक्चर में ही आपके इम्बैलेंसेस हैं, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये मेंशन करना है आपकी इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा वीक हैं, जैसे आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई। ठीक है, उसके बाद वी हैव फ्लॉड रेवेन्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आपका टैक्स जो है ना वो टैक्स भी फ्लॉड है, फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम। इसमें यह है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। इसमें आता है एक डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है आपके कैपिटल पर, मतलब आपके पास अगर लैंडलॉर्ड्स है ना तो उनकी ज़मीनों पर टैक्स लगता है। ठीक है, अब वो लोग अमीर हैं, उनके पास ज़मीनें हैं, ठीक है, तो वो टैक्स दे सकते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस बहुत कम हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये है कि जो कि आपके सैलरीड क्लास पर लगते हैं, 60% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। जैसे आपकी GST हो जाता है, और आपके पास जैसे आपके होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपके जो है वहाँ पे टैक्सेस लगते हैं, मॉल्स में टैक्सेस लगते हैं, आपकी सैलरी पर टैक्सेस लगते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में। तो आपका जो टैक्सेशन सिस्टम है ना उसमें ही फ्लो है। उसमें फ्लो इस वजह से है कि आप ज़्यादातर टैक्सेस लगा रहे हो मिडिल क्लास पर, तो वो तो पॉवर्टी में चले जाएंगे, वो तो पुअर से पुअरर होते जाएंगे, और रिच जो है जिनके पास लैंड्स हैं, उन जिनके पास कैपिटल है, उनसे आप जो है टैक्स ले ही नहीं रहे हो, तो वो रिच से रिचर होते जा रहे हैं, और हम जो मिडिल क्लास हैं वो क्या हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और वो जो है किससे जा रहे हैं, पुअर से पुअरर होते जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं गैप बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा गैप बढ़ रहा है बिटवीन पुअर एंड रिचेस्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मेंशन करना है। उसके बाद वी हैव लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में आपके पास आ जाता है 18th अमेंडमेंट। ठीक है, 18th अमेंडमेंट आपको पता होगा कि 3 आर्टिकल था 160 का। उसमें ये कहा गया था कि अगर आपने NFC अवार्ड के थ्रू जो रिसोर्सेज एक प्रोविंस को दिए हैं तो नेक्स्ट ईयर में उससे कम नहीं होने चाहिए, प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होने चाहिए। तो इससे हुआ कुछ यूँ है कि आपका रेवेन्यू जो है वो वैसे ही कम है, और आपने प्रोविंसेस का शेयर बहुत ज़्यादा कर लिया है। ठीक है, लेकिन सेंटर का शेयर कम है क्योंकि वो है 42.5%। उससे होता कुछ यूँ है कि आपके जो मेजर जो सब्जेक्ट्स है ना वो कौन हैंडल कर रहा है, सेंटर कर रहा है, तो सेंटर इसीलिए डेफिसिट में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। एक और चीज़ ये है कि आपका जैसे आर्टिकल है 148 18th अमेंडमेंट में जो कि अमेंड हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है ना उसको आपने एम्पावर करना है, लेकिन अभी तक वो फुली एम्पावर नहीं हुए। तो आपके लीगल स्ट्रक्चर में भी जो है ना वो फ्लॉज हैं बहुत ज़्यादा। नाउ कम टूवर्ड्स फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इंडस्ट्री ओवर टैक्सड है क्योंकि 70% यहाँ से टैक्स आ रहा है, आपका सैलरी क्लास पर बर्डन है, ये सारी वही चीज़। ओके, अब हम आते हैं डेवलपमेंट पैराडॉक्स। ठीक है, तो इसमें क्या आती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी। एक होती है फॉर्मल इकोनॉमी, एक होती है इनफॉर्मल इकोनॉमी। फॉर्मल इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो, जो कि आपकी टैक्स हो। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई घर है, ठीक है, वो रजिस्ट्री होती है ना हर घर की, तो आपकी रजिस्ट्री हुई हुई है, अब आपकी उस जगह पर उस कैपिटल पर टैक्स लगता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है, जिस पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो फॉर एग्जांपल कैश इकोनॉमी, अब मुझे फॉर एग्जांपल आई हैव टू सेंड मनी टू कैनेडा, ठीक है, मुझे कनाडा कोई अमाउंट भेजनी है, एंड आई एम स्किपिंग बैंकिंग सिस्टम, क्यों, टू अवॉइड टैक्स। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगी, ये कैश जो है किसी को दे दूंगी और वो जाके उसको दे देगा कनाडा में, ठीक है। इसको भी हम कंसीडर करते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में, ठीक है। सेकंड, आपकी जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो रजिस्टर आप नहीं करवाते हो ताकि उस पर टैक्स ना लगे। थर्ड, आपके जो घर होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो भी, उनकी भी रजिस्ट्री नहीं हुई हुई होती, क्यों? इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्सेस। तो ये सारी चीजें आती हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है? जिसमें आप टैक्स को अवॉइड करते हो, जिस पर टैक्स नहीं लगता और वो गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है। अब ये याद रखना है आपने। अच्छा, यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। सिंपल है, जब आप कोई कैश सेंड कर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, ऐसी चीज जिस पर टैक्स नहीं लगता, जिसका जो है रिकॉर्ड मौजूद नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो उसकी अर्निंग जो है आप यूज कर सकते हो फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टेररिस्ट को फाइनेंस करने में, क्योंकि उनका ओरिजिन पता ही नहीं है। सिंपल है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब उसकी जो अर्निंग आ रही है, रेस्टोरेंट है, ठीक है, अब उसकी जो अर्निंग आ रही है ना, उसका गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, इस पर टैक्स ही नहीं लगता, ठीक है, इस पर टैक्स लगता ही नहीं है, सॉरी। तो ये जो अर्निंग है ना, ये आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग में यूज कर सकता है ना, क्योंकि इसकी तो ओरिजिन का कुछ पता नहीं है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं है। अब ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे यूज होती है। अब देखें, होता कुछ यूं है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझ लें। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपकी ब्लैक मनी को ट्रांसफर करना है वाइट मनी में, ठीक है, वाइट वॉश करना है, सिर्फ सिंपल ये समझ लें, ठीक है। होता कुछ यूं है, आपकी जो इलीगल मनी है ना, उसको कहते हैं हम ब्लैक मनी, उसको कन्वर्ट करना है वाइट मनी में, ठीक है, लीगल मनी में। अब जब आपकी स्मॉल रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो क्या करते हैं, जो इलीगल मनी है उसको स्मॉल रेस्टोरेंट की अर्निंग में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और क्या कहा जाता है कि स्मॉल रेस्टोरेंट की जो अर्निंग है, ये सारी अर्निंग वहीं से हुई है, हाउएवर ये मिक्स की होती है इसमें इलीगल मनी, ठीक है। ऐसे जो है इट इज यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, सिंपल। दूसरा वे, इलीगल मनी जो आपने कमाई है वो आप थ्रू कैश किसी कंट्री में सेंड कर दो, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसे होती हैं, इसको हम कहते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया है, लेकिन ये ऐसे आप लोगों ने लिखना भी है, एक पैराग्राफ लिखना होता है आपने हर हेडिंग के नीचे। अब मैंने आपके लिए इतना इजी कर दिया है ना, आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ एक हेडिंग देनी है। अब ये इतनी सारी हेडिंग से इससे ज़्यादा तो आप क्वेश्चन 20 मार्क का क्वेश्चन में नहीं लिखोगे ना, ऑफकोर्स। तो अब देखिए, ये इस पर इवन ऐसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो इकोनॉमी पर, मैंने किए ही इसलिए ऐसे हैं आउटलाइन की तरह, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, और बहुत ज़्यादा इसमें रेफरेंसेस भी हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी इसीलिए जो है मैंने सर्च आउट किया था इसके लिए। अब देखें, अब मैं क्या कह रही थी, अब फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज एन आउटलाइन, आपकी सब हेड है ये, ठीक है, और उसमें आपने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, उसमें आप करना क्या है, आपको सिंपल कंसाइज करना है, ठीक है। उसमें आप इनफॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी को थोड़ा सा बता दोगे, उसके बाद यू कैन टेल कि आप कैसे जो है इसको यूज करते हो इन मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सिंपल इज दैट। उसके बाद वी हैव रोल ऑफ एलीट्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देन वी हैव इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब देखिए, होता कुछ यूं है कि पाकिस्तान जो है ना, वो इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट कम होती है, हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होती है, इसी वजह से हम सब कुछ जो है वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, आप बस यही समझ लें कि आपकी जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, मतलब हम जो कंट्री में लेके आते हैं वो बहुत ज़्यादा है और जो हम देते हैं वो बहुत कम है। वी कैन विटनेस हेयर विट, लेट मी टेल यू दिस। आप ये देख सकते हो कि आपकी जो एक्सपोर्ट है दैट इज ओनली 27.3 बिलियन डॉलर्स, यूएस बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो क्या है, 48.6 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होते हैं, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ट्रेड होनी चाहिए लेकिन नहीं होती। आप पोटेंशियल देख लें, 50 बिलियन डॉलर्स की पोटेंशियल है। पाकिस्तान एंड ईरान हैज ट्रेड पोटेंशियल ऑफ 27 बिलियन एक्सक्लूडिंग ऑयल एंड गैस, ठीक है। उसके बाद इश्यूज ये हैं कि वॉलेटाइल रीजनल इकोनॉमिक्स है, आपके जो नेबर्स है ना
वो हॉस्टाइल है। इंडिया के साथ आपके इश्यूज़ हैं, अभी बॉर्डर जो आपको देख रहे हैं अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन पर इतने ज़्यादा जो है सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बड़े इश्यूज़ हैं। जब आपके सिक्योरिटी इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं ना तो आप इकोनॉमी पर तवज्जो कम दे पाते हो। ये आपको याद होगा, हसन अस्करी ने बोला था कि आपका जो कंट्री है ना वो ज़्यादातर फोकस किस पर करता है, सिक्योरिटी पर, सिंस इट्स इंसेप्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने माइंड में बिठाना है। ओके, नाउ वी हैव IMF इंड्यूस्ड इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी। अब होता कुछ यूँ है, देखें आप अभी जो आपका प्रोग्राम चल रहा है ना वो चल रहा है 23rd, ठीक है, और फर्स्ट आप गए थे IMF के पास 1958 में, ठीक है। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि IMF के पास आप एक बार गए, लोन लिया और आपकी पॉलिसीज के थ्रू आपकी जो कंट्री है वो अटेन कर रही है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, सिंपल, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप 23 टाइम्स गए हो IMF के पास, क्यों? आपकी इकोनॉमी जो है वो बदतर से बदतरीन क्यों होती जा रही है, ठीक है। इसका रीज़न है और वो ये है कि IMF की जो पॉलिसीज़ है ना वो उसमें एक्चुअली कोई इश्यूज़ हैं। अब हम जो है इनके प्रोग्राम्स पढ़ लेते हैं कि IMF के अंडर प्रोग्राम्स आते कौन से हैं। एक है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। अब ये होता है लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं आपको, ठीक है। IMF देता है आपको लॉन्ग टर्म लोन्स और फिर पॉलिसीज आपको जो है वो सेम फॉलो करनी होती है जो कि आपको IMF रिकमेंड कर रहा होता है, सिंपल। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन। अच्छा, जो रिकमेंडेशन होती है ना IMF वो ये होती है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। आपकी जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस है ना, फॉर एग्जांपल PIA है, रेलवेज हैं, या आपकी डिस्कोज हैं, या आपकी पाकिस्तान स्टील मिल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इनके यहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, इनके यहाँ से जो है प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो आपको IMF ये रिकमेंड करती है कि इनको प्राइवेटाइज कर लें। प्राइवेटाइज का मतलब ये है कि आप इनको सेल कर लें टू अ प्राइवेट पर्सन या टू अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो उनको खुद जो है प्रॉफिटेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको रिकमेंड करता है IMF, क्योंकि आपका गवर्नमेंट ये लॉस ले रहा है ना, अभी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारा लॉस किस पर बर्डन पड़ता है, स्टेट पर। बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेटाइजेशन, जब प्राइवेट हो जाएगी ये कंपनी तो वो खुद जिसके हाथ में होगा वो खुद इसको प्रॉफिटेबल बनाएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव ट्रेड लिबरलाइजेशन। इसका सिंपल मकसद ये है कि आपने इम्पोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसका एक वे ये है कि अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना तो आपके कंज्यूमर ज़्यादा चीज़ जो हैं वो लेंगे, ठीक है। ज़्यादा चीज़ लेंगे तो टैक्सेस आप जो है उससे टैक्स जनरेट करोगे और रेवेन्यू जनरेट होगा, सिंपल। लेकिन इससे ना बड़े मसले होते हैं। एक इसका प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रेड लिबरलाइजेशन हो जाती है ना, इसका मतलब ये है कि आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, हर जगह से इंपोर्ट कर रहे हो चीज़ें। जब हर जगह से इंपोर्ट कर रहे होते हो ना तो आपकी लोकल इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 20 में बना रही होती है तो कोई और कंट्री की, फॉर एग्जांपल आप चाइना की, तो वही चीज़ बन रही होती है 10 में। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी लोकल इंडस्ट्री पर जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोई लोग जो है ना वो लोकल चीज़ लेते ही नहीं है फिर, ठीक है। इवन आप ये, इसका बड़ा रीज़न ये है कि आपके पास मशीनरी नहीं है, ठीक है। तो आप जो मशीनरी लेके आते हो